हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है, सबका प्लेलिस्ट बना है। आप सब प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आईएनएम के लिए, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना है, टॉपिक वाइज बना है, ठीक है। क्योंकि आप सबसे 5 नंबर का क्वेश्चन केवल आईएनएम से पूछेगा। तो चलते हैं सेशन की तरफ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें, यहाँ पर देखिए जो 4 ऑप्शन है, कालीबंगा हो या लोथल, धौलावीरा या मोहनजोदाड़ो, ठीक है। सब कौन से स्थल है? हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। और किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिला है? तो आप बताएंगे धौलावीरा से। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और धौलावीरा की अगर हम बात करें तो इसकी खोज कब कौन किया था? तो खोज की बात करें तो बताओगे जेपी जोशी ने किया था खोज। और कब? 1967 से 68 के बीच कौन खोज किए थे? जेपी जोशी। और ये जो धौलावीरा है ना, ये पूछा जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभाजित था। तो आप बताएंगे धौलावीरा। तो धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। और यहाँ से एक खेल स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, मिला था खेल स्टेडियम के साथ। कहाँ से? धौलावीरा से। और धौलावीरा है कहाँ पर? ये गुजरात में, ठीक है। और जो लोथल भी कई बार पूछा जाता है, लोथल भी कहाँ है? गुजरात में है। और भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ठीक है। तो गोपथ ब्राह्मण एक क्या चीज़ है? वेद। और वेद से क्या जुड़े होते हैं? ब्राह्मण, है ना। तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। अब आप सबको बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद से कौन कौन सा ब्राह्मण आता है, ठीक है। और इसी में आप सबका सब कवर हो जाएगा। तो ऋग्वेद के अंतर्गत ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी कौशिक कौ कौशिकी ब्राह्मण। तो कौशिकी ब्राह्मण किसके अंतर्गत आता है? ऋग्वेद। और ऐतरेय ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण याद कर लीजिए किसके अंतर्गत किसका ब्राह्मण है? ऋग्वेद का, ठीक है। और सामवेद का, इसमें 3 ब्राह्मण आते हैं। एक तो तांडव ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। ये पूछा जाता है जैमिनी ब्राह्मण। तो तीनों ब्राह्मण किसके हैं? सामवेद के। कौन कौन सा? तांडव, षड्विश और जैमिनी ब्राह्मण, ठीक है। और यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण है? तो अब बताएंगे शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण है? अभी आप सबको बता दिए हैं, गोपथ ब्राह्मण। तो 4 वेद हैं और चारों वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं सब बता दिए, ठीक है। आप सब लिख लीजिए और 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। और सामवेद को गायन वेद भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को देखिए यहाँ पर बहुत मतलब क्लोजली ऑप्शन दे दिया है, पुलकेशन प्रथम और पुलकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन को कौन पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। और अगर नदी पूछे किस नदी के, तो नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। तो नदी बोलेगा तो नदी, 1 मिनट, नदी क्या रहेगा? नर्मदा नदी, ठीक है। और किसने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने। अच्छा, पुलकेशन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो आप बताएंगे चालुक्य वंश से। और इसने कब तक शासन किया था? 609 से लेकर के 642 तक शासन किया था, ठीक है। और इसकी जो उपलब्धियां हैं पुलकेशन द्वितीय का, ये कहाँ पर देखा जाता है? ये कह सकते कहाँ पर प्राप्त हुआ? एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख,
तो एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के जितनी भी उपलब्धियां हैं सब प्राप्त होता है। ठीक है। अब हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो था इन्होंने कई उपाधियां धारण किया था, जैसे परम भट्टारक और परम महेश्वर और महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बताएंगे कौन धारण किया था? हर्षवर्धन ने। ठीक है। और हर्षवर्धन के समय में जो सिक्का जारी किया था ना, इस पे शिव और पार्वती का चित्र का अंकन मिलता है। हर्षवर्धन के समय के सिक्के पर किस देवी देवता का चित्र का अंकन मिलता है? तो आप बताएंगे भगवान शिव और पार्वती का। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली निर्मित हुआ था कौन सा है, किसका? तो आप बताएंगे बलबन का मकबरा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कौन दिया था? तो आप बताएंगे शाह आलम द्वितीय। तो 5 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको बता दें कि ये जो मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल हो गया, ठीक है, और बिहार हो गया, और क्या है, उड़ीसा हो गया, ये 3 प्रांतों की दीवानी प्रदान किया था। ठीक है। और आप सबको बता दें कि 12 अगस्त 1765 में गवर्नर क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। याद कर लेना कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच संधि होता है? गवर्नर था उस समय का क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था? मुग़ल सम्राट था। इसके बीच इलाहाबाद की संधि होता है। और इस संधि के बदले क्या होता है कि जो मुग़ल बादशाह थे इन्होंने कंपनी को बंगाल प्रांत, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान मतलब दे दिया था। और इसके एवज में अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया था? 26 लाख रुपए वार्षिक। ध्यान देना, ये जो 26 लाख रुपए है ना, वार्षिक है, एनुअल है, दिया था। तो इसका आंसर सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो स्वदेशी विचारधारा की वकालत सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? तो आप जानते हैं कि जो दांडी मार्च यात्रा कर रहे थे तो एक अमेरिकी पत्रकार थे, उनका नाम था बिब मिलर। इन्हीं को गांधी जी ने अपने साथ ले गए थे और साबरमती आश्रम में इनको ठहराए थे, मतलब रुके थे। ठीक है। और जो बिब मिलर थे अपने पत्रिका में इन्होंने एक धरसड़ा स्थान है, ठीक है, गुजरात में ही, इसका मतलब वर्णन करते हैं। क्या कहा कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा क्रूर भयानक घटना जो किया था सबका वर्णन किया था। कौन? बहुत मतलब है यहाँ का अत्याचार के हुआ था धरसड़ा में, इसी का वर्णन बहुत ज़्यादा किए थे। कौन? वेब मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किया? ध्यान देना, 1875 में इंडिया की लीग की स्थापना किसने किया था? बाबू शिशिर कुमार ने। तो बाबू शिशिर कुमार यहाँ पर नहीं है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ई। ठीक है। तो किसने किया था? बाबू शिशिर कुमार, BSK, मतलब बाबू शिशिर कुमार। कब किए थे? 1875 में इंडिया लीग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? आप जानते हैं जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ठीक है, तो गांधी जी का जो प्रथम आश्रम था 25 मई 1915 को, आप जानते हैं 9 जनवरी को
9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 1915 में आए थे, लेकिन आश्रम कब बनाए थे? 25 मई 1915 को। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। अहमदाबाद का एक स्थान था, अगर वो भी स्थान आप सबसे पूछ लिया जाए तो कोचराव, जगह का नाम क्या था? कोचराव स्थान पर साबरमती आश्रम स्थापित किया। बाद में भी इसको मतलब स्थानांतरण भी कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई विदेशी राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय व आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन 1921 में किसके द्वारा दिया गया था? इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 1921 में एक कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। एक कथन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, आगे क्या है? स्टेटमेंट आप सभी एक दो बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट कब दिए थे इसके बारे में देख लीजिए। आप जानते हैं कि जो अप्रैल की बात है, अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने स्टेट सेक्रेटरी प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और जब इस्तीफा दे दिया तो इसके बाद यही बोले थे, ठीक है, कि मतलब अगर ब्रिटिश राज के प्रति आप वफादार हैं, है ना, तो भारत की ईमानदारी से आप सेवा कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको बड़ा चुनना है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप इन चारों में से कौन होगा? दक्षिण अमेरिका। तो 4 से शुरू होगा, तो ए भी गलत, ए भी गलत। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका के बाद कौन सा आता? अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसके बाद 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 है और एक गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। इसके बाद आता है यूरोप और इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है ना, तो ये 2 तो लास्ट में रहेगा। तो देखिए 4 से यहाँ शुरू हुआ था और 4 से यहाँ, तो यहाँ 2 लास्ट में, यहाँ 2 लास्ट में नहीं, आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि शुष्कता दशा संदर्भित है, तो शुष्कता दशा किसको संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता को। ठीक है, और आर्द्रता किसके माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है? हाइग्रोमीटर से। याद कर लेना, कई बार तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घना बसा राज्य है। मतलब आप ऐसे बता सकते हैं कि 2011 की जनगणना हुआ था, उसके अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में कितना प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना रहते हैं? 17 व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नहीं है, तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा? ई। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें, सबसे ज़्यादा घना आबासी कौन है? बिहार है। ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना? 1106, और अरुणाचल प्रदेश की कितना है? 17। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली या ब्लू नील नदी का स्रोत है? देखिए नील नदी जो है ना, वो 2 नदियों के संगम से मिलकर बना है। और 2 नदी कौन कौन सा था? एक नदी निकलता है ब्लू नील, एक है श्वेत नील। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि जो नील नदी है ना, 2 नदियों के संगम से बना है। एक तो नीली नदी, एक तो श्वेत नदी। ठीक है, ये 2 नदियों मिल जाती हैं तो कौन सा नदी बन जाता है? नील नदी। इसके बारे में देख लेते हैं। और जो नीली नदी है अच्छा ये सब अब जो अफ्रीका महाद्वीप है, सब अफ्रीका महाद्वीप में सब नदियाँ बहती है। ठीक है, तो जो नीली नदी है कहाँ से निकलती है? इथोपिया में स्थित ताना झील से निकलती है।
किस झील से निकलती है? ताना झील से, ठीक है। और जो श्वेत नदी है, श्वेत नील है, और ये कहाँ से निकलती है? ये भी अफ्रीका से, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। श्वेत झील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया। और दोनों नदी का संगम कहाँ होता है? नील नदी और श्वेत नदी, इन दोनों का संगम होता है उत्तरी सूडान की राजधानी एक है खार्तूम। कहाँ पर? खार्तूम में दोनों नदी का संगम होता है। जब संगम होता है तो एक नदी बनती है और उस नदी को क्या बोला जाता है? नील नदी, ठीक है। और ये जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, नील नदी को, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा नील नदी कैसे बनती है, किन नदियों के मिलने से। एक नीली नदी है, एक श्वेत नदी, ठीक है। दोनों को मिलने पर कौन सी नदी बन जाती है? नील नदी। दोनों का मिलन कहाँ होता है? खार्तूम में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि जो नीली नदी है का स्रोत क्या है? तो नीली नदी का आपको बता इथोपिया के ताना झील से। तो ताना झील देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। अगर श्वेत नदी का पूछता तो आप क्या बताएंगे? तो विक्टोरिया झील। श्वेत नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपादप कहाँ पर पाए जाते हैं? विषुवतीय वनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? देखिए जो आर्टिकल 352 है किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। और आप जानते हैं आपातकाल के समय एक दो आर्टिकल याद कर लीजिए, एक है आर्टिकल नंबर 20, एक है आर्टिकल नंबर 21। जितने भी मौलिक जो अधिकार है समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के, ठीक है। तो कौन सा मतलब स्थगन नहीं होता? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो यहाँ पर कोई नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर 20 अक्के नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो मनरेगा कार्यक्रम कब आया था? आप बताएंगे 2006 में, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को। तो एक कौन सा आर्टिकल है जिसको लागू करने के लिए लाया गया था? तो आप बताएंगे आर्टिकल 43 को। इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय कौन सा होता है? तो देखिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों अभिलेख न्यायालय की भांति काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है एक आर्टिकल 129 के तहत एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। और हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है और हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है, लेकिन दोनों का जो आर्टिकल है अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 129, 129 और हाई कोर्ट के लिए 215। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे कोलकाता, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र आता है किसके अंतर्गत आता है? कोलकाता हाई कोर्ट। तो कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1862 में, 1862 में, ठीक है। और कोलकाता जो हाई कोर्ट है इसके जो डिजाइन किया था कौन किया था? वाल्टर ग्रानविले ने इसका डिजाइन किया था। और वर्तमान समय में इसमें कुल कितने जज हैं? 72। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत या एशिया का सबसे बड़ा
हाई कोर्ट कौन सा है जिसमें जजों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि भारत में नगर निगम स्थापित हुआ, सॉरी भारत में प्रथम नगर निगम कह रहा। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? मद्रास में। अब कब स्थापित हुआ था? 1688 में। ठीक है। अब इसके बाद मद्रास के बाद कोलकाता और मुंबई इन दोनों जगह पर स्थापित किया था। कब? 1726 में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। सबसे पहले मद्रास में और उसके बाद कोलकाता और बम्बई में। कब? 1726 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ है, स्टेथोस्कोप इसी को आप आला बोलते हैं ना, तो किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर। इसी के माध्यम से डॉक्टर लोग नसों की धड़कन को या हार्ट की धड़कन को पहचानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को कौन विकृत नहीं करता है? और रक्त किरणें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है एसिड, एक तरफ दिया है उसका सोर्स। यहाँ सुमेलित नहीं, उसको बताना। एस्कॉर्बिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? नींबू में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, बात सही है। और माल्टोस कहाँ पाया जाता है? माल्टम पाया जाता है, ये भी बात सही है। एस्टिक एसिड का दही में पाया जाता नहीं। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आप बताएंगे लैक्टिक एसिड, ना कि एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। ठीक है। और फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लाल चींटियों में। जैसे जब चींटी आपको काट लेता है ना तो दर्द होता है, तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? फार्मिक एसिड। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी बन जाएगा। एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ना कि दही में। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? कह रहा कि मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आप बताएंगे यूरोक्रोम के कारण। ठीक है। तो 24 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। आप जानते हैं कि जो यूरोक्रोम है हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण बनता है। क्या चीज़? यूरोक्रोम। ठीक है। और जो पित्त होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। ठीक है। निर्माण कहीं और होता है, स्टोर कहीं और, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो किस खेत में? तो आप बताएंगे धान की खेत में। 25 का आंसर क्या बन जाएगा? सी। तो नील हरित शैवाल नाइट्रोजन के रूप में होता है धान की खेत में। आप जानते हैं धान की खेत से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? मीथेन और नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 26 क्या है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो कब से कब तक योजना अवकाश था? तो आप बताएंगे 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश था। पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। और इसी के बीच क्या लाया गया था? रोलिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया, इसी को बोलते हैं मनरेगा। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 से। तो कहाँ पर है? 27 का ऑप्शन हो जाएगा ई। यहाँ पर देखिए 2 फरवरी ने 20 फरवरी है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कब लागू हुआ था? 2 फरवरी 2006 में। और मनरेगा का शुभारंभ कौन किए थे? उस समय पीएम कौन थे? तो बताएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था मनरेगा? मनरेगा पहले इसका नाम नहीं था, पहले नरेगा इसका नाम था। एक कहाँ से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और इसमें प्रावधान है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का काम इसमें दिया जाता है।
ठीक है। और 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फिर आगे चल के 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया। नरेगा पहले था, नरेगा से फिर क्या कर दिया, मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी जी के नाम पर कर दिया गया। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से। पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2008 से। और सबसे पहले शुरू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 से। एक्ट कब का था? 2005 का एक्ट था, अधिनियम 2005 का था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वर्ष पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया? तो आप बताएंगे 2019 को। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पीएम किसान योजना ये कब शुरू किया गया? तो आप बताएंगे 24 फरवरी 2019 को पीएम मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। ठीक है, जहाँ से योगी जी का संसदीय क्षेत्र आता है। और इसमें क्या होता है, सरकार किसानों को 6,000 रुपया देती है। कितने किस्त में? 3 किस्त में। इसका मतलब प्रत्येक तिमाही पर कितना 1,000 रुपया सरकार किसानों को देती है? 2,000। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा कि वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला भारत बन गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर मतलब क्या होता है? जीएसटी। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में आया था और भारत में 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। और कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो भारत लागू करने वाला क्या बन गया है? तो आप बताएंगे एक सामान्य बाजार बन गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। और जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सबसे पहले बता दें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार और बैंक और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितना होता है? इसमें केंद्र सरकार का हिस्सेदारी 50% होता है और बैंक, संबंधित बैंक का हिस्सेदारी कितना होता है? 35%। और राज्य का कितना हो जाएगा? 15। ये रेशियो याद कर लीजिए, पूछ सकता है। तो सिक्किम और गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है, ये वाला बैंक। ठीक है, और बाकी सब जगह पर है। और रेशियो आप सब याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है? तो आप बताएंगे पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। और भरतनाट्यम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटका का। ठीक है, और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का। ये जो बिरजू महाराज है ना, ये सब कथक से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 21 जून को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव यूएनओ को कौन दिया था? भारत ने ही दिया था। ठीक है, और सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को सबसे पहला योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 2025 का थीम क्या है? क्योंकि ये मनाया गया है, तो 2025 का थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ है, वन हेल्थ। क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 2025 का थीम है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है? तो जो सुल्तान अजलान शाह कब दिया जाता है, किस गेम में दिया जाता है? तो आप बताएंगे हॉकी में। ठीक है, तो और देख लेते हैं कि कौन कौन सा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। हॉकी में और कौन कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है? तो बताएंगे आगा खान ट्रॉफी और लेडी जो रतन टाटा ट्रॉफी हो गया और वेलिंगटन कप हो गया। ये सब किस में दिया जाता है? हॉकी में। ठीक है, और फुटबॉल में कौन कौन सा दिया जाता है? ठीक है,
फुटबॉल में कौन कौन सा ट्रॉफी दिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे डूरंड कप और रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, ये सब किस गेम से संबंधित है, फुटबॉल से। क्रिकेट में कौन कौन सा कप दिया जाता है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो क्रिकेट में देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, और गोल्फ में कौन कौन सा कप, वॉकर कप और राइडर कप, गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ कहाँ स्थित है। तो 34 का ऑप्शन बन जाएगा देवलाली में, ठीक है। ये देवलाली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा कि 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, वही निर्णय लेता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। आप जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों का अभिभावक होता है। इसका जो निर्णय होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय होता है ना, अंतिम निर्णय होता है। और एक बात, लोकसभा का जैसे कोई अगर धन विधेयक है कि नहीं है ना, इसका डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और जो 10वीं अनुसूची में दल बदल, 10वीं अनुसूची में क्या चीज़ है, दल बदल संबंधित है, प्रावधान दिया गया ना। और 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा कि किसी भी सदस्य की अयोग्यता संबंधी मुद्दों पर निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। और जो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया दल बदल से संबंधित है, 21 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन, कब, 1985 में, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। किसके साथ, नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो 36 का ऑप्शन बताएंगे असम, ठीक है। बाकी बिहार भी है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये सब नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क, दोस्तों आप सब लगभग कितना 22-23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। तो हर प्रैक्टिस सेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो राजधानी से आ ही रहा है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मतलब 4 क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया। तो कितना क्वेश्चन है, 22 सेट हो गया। तो अगर एक में एक एक ऐसे क्वेश्चन डाला जा रहा है तो लगभग कितना देश हो गए, 88 देश, 22 88 ने मान लेते हैं 80 ही देश। तो 80 देश की राजधानी आप सब पढ़ चुके हैं। तो इसी में से पूछ लिया जाएगा 80 में से, ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कोपेनहेगन में, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई, सॉरी ऑप्शन ए बन जाएगा, ई नहीं। स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे स्वीडन की राजधानी है। ओस्लो किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी। तो वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दूसरा, ऑस्ट्रिया दूसरा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 38, कर के भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो राज्य परिषद का जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अगर हम बात करें विधान परिषद की बात करें, ठीक है, तो विधान परिषद किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया, आर्टिकल 169 में। इनके जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, इनकी न्यूनतम एज कितनी होती है, 30 साल, ठीक है। और प्रत्येक दूसरे साल 1/3 सदस्य का अवकाश होता है। अवकाश ग्रहण करते मतलब हट जाते हैं, ठीक है। और 1/6 सदस्यों का जो राज्यपाल होते हैं मनोनीत करते हैं, और इनके मनोनयन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और बाकी बच्चा कितना, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सबसे पहले जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस, और नाइट्रस ऑक्साइड भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये जैसे जो तेल वाले गाड़ी होता है ना, जैसे डीजल वाला, पेट्रोल वाला, उसमें निकलता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। और कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जैसे CH4 मतलब मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बता ही दिए। ये सब कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते इको सिस्टम शब्द किसने दिया। तो अब बताएंगे, AG टांसले महोदय ने दिया था। कब, 1935 में दिया था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है, AG टांसले। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा कि इनमें से कौन सा भिन्न, कह रहा कि इनमें से भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी। इसका मतलब आप इसमें डिवाइड कर लीजिए, इसमें डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद सब ऑप्शन को चेक कर लीजिए, भाग कर लीजिए, देख लीजिए इन दोनों के बीच, मतलब 3/4 से बड़ा हो और 6/7 से छोटा हो। जब डिवाइड करेंगे तो आप सबको मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हर सेट में मिलता है, तो डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा कि यदि 202.4 डिवाइडेड बाई x इजकल टू 5.06, तो x का मान, इसको हम बता देते हैं। देखिए आप सभी से कर लेंगे, आसान है ये। तो बट्टे x लिख देंगे, बराबर कितना होगा, 5.06। x का वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर भाग कर लीजिए, तो 202.4 बटे कितना, 5.06। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, तो भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 40 बार जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 प्रैक्टिस सेट में लगातार आया है, ठीक है। आप सब इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 था, आप सब कीजिए, 21 था, 22 था, 20 था ना, सब में मिला है क्वेश्चन इस टाइप का, तो लगाइएगा, ठीक है। 57 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 44 देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान है, आप रेशियो मेथड से बनाइएगा, ठीक है। तो कह रहा कि ए और बी और सी 3 टंकी ये सब फिल करता है और सी पानी को निकालता है। तो ये 7 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में भरता है, सी कितने घंटे में खाली कर लेता है, 14 घंटे। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 10, 7, 14 का, तो अब बताएंगे 70 होगा। तो ये कितने घंटे तक भरेगा, 10, 10 सत्ते 70, भाग करेंगे 70 में, 7 से 10 बार जाएगा, 70 में 10 से भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 7 बार, और 14 पचे 70। तो देखिए 7, 10, 17 में से 5 जाएगा, कितना बचा, 12। तो कुल कितना है पानी भरना, 70/12। तो करेंगे कितना आ जाएगा, 35/6। तो 35/6, 6×5 = 30, 6 सही, 5/6, ठीक है, 6×5 = 30, 5×5 = 35/6। तो ऑप्शन 44 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। तो देखिए 80 से कम का मतलब, अगर 40% कम है तो कितना होगा, 60 होगा, 60/100, 60% होगा तो 60% मतलब 60/100, 2 जीरो कैंसिल, 8 छक 48, 48 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक आपको बता देते हैं, उसी प्रकार आप आंसर निकाल लीजिएगा। एच ए आर के सॉरी एच ए आर के ए डी, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, सही है ना। अब इसको ए बना दिया, देखिए HARKD, ठीक है।
तो इसमें क्या किया गया है, देखिए HAR, देखिए शब्दों को रोटेट किया है। आर देखिए यहाँ पर लेते आए आर हो गया, ठीक है, इधर क्या हो गया H हो गया, और बीच में क्या हो गया A हो गया। फिर इधर भी कर दिया K, इधर आ जाएगा D, और बीच में क्या आ जाएगा E। देखिए ये लिखा है RAH, फिर D, फिर EK, ठीक है। तो मतलब आधा करके, देखिए ये आधा करके फिर ऐसे क्रॉस रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप 46 का करेंगे तो इसका करेंगे तो का आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले MIN से शुरू होगा, MIN से सब में शुरू है, और लास्ट में कहाँ शुरू होगा, लास्ट में शुरू होगा EBL से, ELB से, ELB। तो देखिए ELB यहाँ पर है, तो लेकिन ये दोनों को अच्छे से मिलान कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, MIN, यहाँ NIM, इसलिए गलत है। तो वैसे भी मतलब एक दूसरे को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सबका है 47, कह रहे कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो गलत की पहचान करना है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 3 13 और 13 5 18, मतलब +3 और +5 18, और 18 7 कितना हो गया 25, +7 +3 +5 +7, और ये 8 पर होता है, 8 3 11, और 11 5 16, और 16 7 कितना हो गया 23, ठीक है। तो यहाँ भी +3 +5, तो यहाँ भी +3 +5, लेकिन पहला गलत है। देखिए 3 4 7, यहाँ +4 किया है, ठीक है, पहले गलत मिल गया। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 1 अगस्त 2021 को रविवार था तो 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन आएगा। तो आप सब अपने हिसाब से निकालिएगा, तो आंसर क्या आएगा, सोमवार, मंडे आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा कि विमल मिक्का का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर फॉलो करके लगाइए, देखिए तुरंत आंसर आएगा। विमल जो है मिक्का का पुत्र है, इसका मतलब जो मिक्का है या तो इसकी मम्मी होगी या तो इसका पापा होगा विमल का, ठीक है। और नीना मिलन की पुत्री है, ठीक है, किसका, मिलन की। और मिलन मिक्का की बहन है, मतलब ये बहन है, ठीक है। और विमल की मिलन से क्या संबंध है, तो बताना है क्या संबंध है। देखिए विमल जो है मिक्का का पुत्र हो गया, ये विमल है ना, विमल मिक्का का एक क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक है। और नीना मिलन की पुत्री है, नीना जो है मिलन की पुत्री है, किसका, नीना की, ठीक है। नीना जो है पुत्री है मिलन की। फिर कह रहा मिलन मिक्का की बहन है, ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गए, ठीक है। अब देखिए दोनों का जेंडर नहीं पता है, ना तो मिक्का का पता ना तो मिलन का पता है, बहन हो गए। जब बहन हो गए ये दोनों एक दूसरे के क्या लगेगा, इसका ये मौसी का लड़का ये हो गया, या तो हाँ ये पुत्र है ये पुत्री है, तो मौसी का लड़का लड़की हो गए। विमल की मिलन से क्या है, तो क्या इसमें लगेगा, तो यहाँ पर अच्छा पूछा विमल की मिलन से क्या संबंध है, विमल के मिलन से। तो 49 का आंसर क्या निकल कर आएगा, एक मिनट, देखिए फिर से बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया। विमल मिक्का का पुत्र है, तो विमल हो गया पुत्र किसका, मिक्का का। और नीना मिलन की पुत्री है, जो नीना है और मिलन की पुत्री है, तो मतलब डॉटर हो गई, ठीक है। और फिर कर के मिलन जो है मिक्का की बहन है, ये बहन है, मतलब इसका जेंडर दिया गया, ये बहन है, सिस्टर है। देखिए ये मतलब ये मान लेते हैं आपके पापा हो गए, ठीक है, तो आपके पापा की एक बहन हो गई,
ठीक है। आपकी पापा की बहन की लड़की और आपका क्या लगेंगे? तो आप बताएंगे बुआ। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। आगे क्या है क्वेश्चन में 50। तो यहाँ वन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बनाए, देखिए कुछ बिस्किट कुकीज है, कुछ बिस्किट क्या हो गए? कुकीज। और कुछ कुकीज पेस्ट्री हैं, कुछ कुकीज क्या हो गए? पेस्ट्री। और सभी पेस्ट्रीज क्या हो गए? क्रीम हो गया। सभी पेस्ट्री क्या हो गए? क्रीम। तो कुछ पेस्ट्री बिस्कुट है, देखिए पेस्ट्री यहाँ, बिस्कुट यहाँ गलत है। कुछ क्रीम बिस्कुट है, कुछ क्रीम है, तो ये वाला क्रीम है, ठीक है। कुछ क्रीम क्या है? बिस्कुट है, ये भी नहीं आ रहा है। कुछ क्रीम कुकीज है, तो एक क्रीम हो गया, कुकीज हो गया, ये वाला एरिया आ रहा है। तो केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। इसके बाद जो इंग्लिश का पैसेज है, आप सब इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। 51 क्या है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ द कार्टूनिस्ट? तो उसका लक्ष्य क्या था? आप पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या था। तो टू मेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अबाउट पीपल एंड चेंज रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि व्हाट डज द पैसेज टॉक अबाउट? तो पैसेज किसके बारे में बता रहा है? तो आप बताएंगे कार्टून्स एंड देयर पर्पस। जो कार्टून है उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बता रहा है। आगे क्या है, आप सबको इनकरेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग किस में गलत है? तो 4 ऑप्शन है, चारों में देखिए किसका स्पेलिंग गलत है। तो आप बताएंगे एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन डी बन जाएगा। और 54 में क्या है, आप सबको यहाँ पर आर्टिकल बनना है। इट वॉज हॉनर ऑफ सीमा टू बी सिलेक्टेड एज ए टीचर ट्रेनर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो 54 है तो एन भरा जाएगा, एन ऑनर से रहेगा, ठीक है। 55 में क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फॉर मंथ क्या लिखा है? ध्रुपद कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग ही एट एन रिग्रेट लेयर्ड, यहाँ क्या रहेगा? मड। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? तो आप बताएंगे हिज माउथ लाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण, तो अन्वेषण क्या क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो आप बताएंगे 57 का ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि चोर का जो पर्यायवाची होता है ना, वो क्या होता है? खनक होता है, ना कि कनक। क्या होता है? खनक, खनक, खनक। चोर का और क्या क्या पर्यायवाची होता है, इसको आप जान लीजिए कि खनक होता है रजनीचर, तस्कर, कम्भिज, दस्यु, ये सब चोर का पर्यायवाची है। पानी का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? नीर, उदक, सलील, अम्बु, तोय और अमृत, सारंग। सारंग देखिए इंपॉर्टेंट, पानी का भी पर्यायवाची। और गधा का कौन कौन सा पर्यायवाची होता है? उदक किसका होता है? पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। और गधा किसका 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 पर्यायवाची होता है? धूसर, खर, गर्दभ, बैसाखनंदन, रासभ, चक्रीवान, गधा, ये सब गधा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा कि सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नात्मक युगल का चयन करें। तो 58 का आंसर क्या बन जाएगा? शीत, शीत। शीत का मतलब था ठंडा और शीत का मतलब तेज किया गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा कि तुषाग्नि, तुषाग्नि का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो 58 का आंसर क्या बन जाएगा?
भूसी की आग, जो भूसी की आग होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तुषाग्नि। और जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। समुद्र की आग को क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। और पेट की आग को क्या बोलते हैं, जठराग्नि। ये चारों याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 60 कर कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है एकदम अच्छा लिखना। तो एकदम अच्छा लिखना मतलब अच्छा लिखना, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई। सही लिखना नहीं, अच्छा लिखना, सुंदर लिखना, ई ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी आप सब पैसेज इसको पढ़िएगा, ठीक है। छोटा पैसेज है, आसान पैसेज है। कह रहा कि ज्योति की जमीन किससे बराबर की जाती है। तो ज्योति की जमीन को आप पैसेज पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या आप सब बता रहे हैं। तो किससे बराबर किया गया था, तो लकड़ी के पटरों से। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था। तो जर्मनी का मुख्य उद्यम क्या था, आप बताएंगे कृषि। आसान पैसेज है, आप सब भी तुरंत आंसर बता रहे होंगे, ठीक है। जंगलों को काटकर नया खेत बनाने में कितने साल लगते हैं। देखिए इसका जो जिक्र है ना, पैसेज में नहीं दिया गया कि जंगल को काटकर कितना साल लगता है, तो आप बताएंगे ई ऑप्शन। और 64 का जर्मन कृषि भूमि को कितने भागों में बांटे गए थे। तो जर्मन जो कृषि भूमि था ना, कितने भागों में बांटे गए थे, तो आप बताएंगे 2 भाग में बांटे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 65, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, कर की श्रम उत्पादिता में वृद्धि कैसे हुई थी। तो श्रम उत्पादिता में, और अब बताएंगे दो खेतिया पद्धति के कारण वृद्धि हुआ था, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट पैसेज है, आप सब इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा है, आपको बार बार कहते हैं, एक थोड़ा आसान आएगा, एक थोड़ा हार्ड आएगा, ठीक है। यह अनुच्छेद किस विषय पर केंद्रित है, पहले पूछ लिया गया पैसेज के बारे में, ठीक है। तो आप बताएंगे रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेत, ठीक है, ऑप्शन सी। कह रहा कि इस पैसेज के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक पूछ लिया, तो इसका शीर्षक आप सब क्या बता रहे हैं, तो आप बताएंगे रेडियो नाटक लेखन की तकनीकी पहल। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, कह रहा कि रेडियो नाटक लेखन में ध्वनि प्रभाव संकेतों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि नाटक को प्रभावशाली बनाना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर सब है, जैसे नाटक को प्रभावशाली बनाना, दृश्यावली स्थापित करना, संवादों की रसात्मकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब सही है, तो इसका डी ऑप्शन आप सब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा कि संवाद संकेत क्यों अपेक्षित है, ये क्यों होना चाहिए। क्योंकि संवादों की संदर्भ युक्तता के लिए, और संवादों की सार्थकता के लिए, संवादों की जीवंतता के लिए, सब सही है, तो यहाँ पर भी सब सही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा कि रेडियो नाटक लेखन में रेलवे स्टेशन का शोर, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज़ आदि के लिए किन संकेतों का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, ध्वनि प्रभाव संकेत, ठीक है। जैसे आप दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो उसमें क्या केवल सुनाएगा, ध्वनि तो सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब इसके बाद देखेंगे करंट अफेयर का, ठीक है। छात्रों के क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे। तो वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं। तो वैश्विक रिपोर्टें आया है, तो इस इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो आप बताएंगे 75%। क्वेश्चन नंबर 92 हाल में विमोचित पुस्तक दिया सलाई है किसकी आत्मकथा है। तो कैलाश सत्यार्थी की है, ठीक है। तो उनका नोबेल पुरस्कार भी 2014 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 93 हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए
किसान उत्पादक संगठन जिसको बोलते हैं ये पीयू लॉन्च किए, तो बताएंगे 10,000। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किया। तो कितने आध्यात्मिक गलियारे बनेगा, तो 94 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे 5। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि हाल ही में त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए, तो एक कहाँ पर किया गया, 95 का ऑप्शन बताएंगे जोधपुर। एक कहाँ पर है, राजस्थान में। कर कि हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब कौन जीता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो आप बताएंगे विदर्भ ने जीता। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व शांति केंद्र है कहाँ पर बना है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम। ये कहाँ पर है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा कि हाल में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल को शुरू किया गया। तो 98 का आंसर क्या आप बताएंगे, तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया, कौन सा पहल, स्वावलंबनी पहल। और क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है, तो अब बताएंगे IRCTC को और IRFC को, दोनों को दिया गया। तो ऑप्शन डी बन जाएगा। और भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल कितना डॉल्फिन है, 6327। सबसे ज़्यादा यूपी में है, ठीक है, फिर बिहार में है, उसके बाद कहाँ, वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।